हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 52 का जून 24 का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन DNS इन टर्म्स ऑफ नेम स्पेस रिसोर्स रिकॉर्ड एंड नेम सर्वर, ऑल्सो डिस्कस इट्स मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पूछ रहा है कि DNS में टर्म्स लाइक नेम स्पेस क्या होता है, रिसोर्स रिकॉर्ड क्या होता है, नेम सर्वर क्या होता है, और साथ में बताओ कि मैसेज फॉर्मेट क्या होता है इसका। ठीक है, तो ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और चलिए करते हैं। तो देखिए, DNS is a hierarchical naming system that translate human readable domain names into machine readable IP address. This allow user to access website and other network service using domain name instead of complex IP addresses. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने DNS का डेफिनेशन लिख दिया है। अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछता है कि DNS क्या होता है तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आता है, DNS इज अ हायरार्किकल नेमिंग सिस्टम होता है जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को मशीन लैंग्वेज IP एड्रेस में। ठीक है, यानी कि डोमेन नेम मतलब फॉर एग्जांपल www.youtube.com। तो देखिए youtube.com कितना आसान है, हम लोग सब जानते पढ़ लेते हैं। तो ये जो डोमेन नेम है इसको IP एड्रेस में जो चेंज करता है वही होता है DNS। ठीक है, यानी कि ये जो youtube.com जो है इसका IP एड्रेस क्या है, यही फाइंड करता है DNS। समझे? दिस अलाउ यूजर टू एक्सेस वेबसाइट एंड अदर नेटवर्क सर्विस यूजिंग डोमेन नेम इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स IP एड्रेस। इसी की वजह से हम लोग DNS की वजह से ही हम लोग किसी भी वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं यूजिंग उसका डोमेन नेम, जैसे youtube.com हो गया, facebook.com हो गया। इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस उसका याद रखे 158.13.38.01, इसको याद रखने से अच्छा क्या है youtube.com, है ना। तो वही होता है DNS। इसका की कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले आता है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। द DNS नेम स्पेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद द रूट एट द top followed by the top level domain like .com, .org, .net and then second level domain like example.com। ठीक है, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर मतलब क्या, मतलब एक तरह से ट्री स्ट्रक्चर, जैसे हायरार्किकल मतलब एक रूट हो गया, लेफ्ट राइट कनेक्टेड है उस तरह से। तो नेम स्पेस में इसका क्या होता है, वो भी एक हम लोग का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है कि रूट होता है टॉप पे, है ना। सबसे पहले रूट हुआ डॉट, उसके बाद होता है कि उसका टॉप लेवल डोमेन जिसको TLD बोलते हैं, जैसे कि TLD मतलब कि TLD में क्या क्या आता है, .com आ गया, .org आ गया, .net आ गया, इस तरह से। उसके बाद आता है सेकेंड लेवल डोमेन लाइक एग्जाम्पल, यानी कि example.com। तो इसका कैसे नेम स्पेस कैसे सर्च होता है, पहले रूट में आएगा, उसके बाद उसका डोमेन ढूंढेगा। अच्छा, ये जो हम लोग DNS फाइंड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग youtube.com ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो .com है ये हम लोग का टॉप लेवल डोमेन में जाके सर्च होगा कि अच्छा ये .com है, तो फिर वो ये अच्छा .com से मिल गया, अच्छा हाँ ये वाला है। उसके बाद फिर वो सेकेंड लेवल .com, जैसे कि youtube.com, जैसे यहाँ पे example.com है तो youtube.com। तो इस तरह से हम लोग का नेम स्पेस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो यानी कि ईच नोड इन दी हायरार्किकल हैज़ अ लेवल एंड फुल पाथ टू अ नोड इज कॉल्ड FQDN। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सभी नोड जो होता है वो हायरार्किकल लेवल में, मतलब सबका एक लेवल होता है जितने भी नोड उससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपने रूट से TLD पे आए यानी कि .com पे आए हो, तो .com के भी अंदर जितने भी डेटा होंगे वो सब भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होंगे। ठीक है, यानी कि सबको डोमेन नेम पता होता है। ठीक है, सब जगह से हम लोग डोमेन नेम तक जा सकते हैं। ये हो गया, जैसे कि www.example.com, तो ये क्या हो गया हम लोग का फुल्ली क्वालिफाइड, यानी कि इसमें पूरा सब कुछ डेटा है। यानी कि पहले तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, फिर वहाँ पे डोमेन का एग्जैक्ट नेम जैसे कि यूट्यूब हो गया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, फिर .com, तो .com जो है वो हम लोग का TLD हो गया, यानी कि टॉप लेवल हो गया। तो ये हो गया हम लोग का फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, समझे। उसका बाद होगा रिसोर्स रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे रिसोर्स रिकॉर्ड के बारे में पूछा है, तो रिसोर्स रिकॉर्ड यानी RR। तो ये क्या होता है, दीज आर एंट्रीज इन द DNS डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन नेम एंड देयर कॉरस्पेंडिंग IP एड्रेस। तो रिसोर्स रिकॉर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि भाई वही रिसोर्स जो है आपके पास पूरा उसका रिकॉर्ड रखना। तो इसमें क्या होता है, ये सब एंट्री यूज होता है DNS डेटाबेस में, जो हम लोग को प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन डोमेन नेम का और उसका कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक आपने पेशेंट का, आप एक हॉस्पिटल में काम करते हो तो आप एक डेटा बना के रखते हो ना कि अच्छा ये पेशेंट इस दिन आया, इस दिन आया। तो मान लीजिए आपसे किसी कोई पूछता है कि अच्छा इस पेशेंट का डिटेल भेजो, तो आप सिंपली क्या करते हो, नाम से सर्च कर लेते हो। तो वही होता है, ये रिसोर्स रिकॉर्ड में DNS का डेटाबेस रहता है जिसमें जितने भी हम लोग का DNS का नाम जो है ना, डोमेन नेम जो है वो किस IP एड्रेस से कनेक्टेड है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, इसमें भी देखिए टाइप ऑफ रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे A रिकॉर्ड, तो A रिकॉर्ड क्या आता है, मैप्स अ डोमेन नेम टू एन IPv4 एड्रेस।
ठीक है, यानी कि ए रिकॉर्ड में जो होता है, मतलब रिसोर्स रिकॉर्ड का भी अलग अलग पार्ट समझ लीजिए। तो उसमें आता है एक ए रिकॉर्ड, जिसमें क्या होता है कि जितने भी डोमेन नेम होते हैं उसके अंदर, वो सब हम लोग का IPv4 एड्रेस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, IPv4 उसका एड्रेस होता है डोमेन नेम का उसका। उसके बाद देखिए 4A यानी कि ए रिकॉर्ड जो होता है मैप्स अ डोमेन नेम टू एन IPv6 एड्रेस। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो डोमेन नेम होता है वो IPv6 से कनेक्टेड होता है। उसके बाद आता है सी नेम रिकॉर्ड। ये क्या होता है, मैप्स अ डोमेन नेम टू अनदर डोमेन नेम। तो ये इसका क्या होता है कि इसका जो डोमेन नेम होता है वो एक दूसरे अनदर डोमेन नेम से कनेक्टेड होता है, मैप होता है। उसके बाद आता है MX रिकॉर्ड। तो स्पेसिफाई द मेल सर्वर फॉर अ डोमेन। ठीक है, मान लीजिए MX रिकॉर्ड मतलब क्या कि कोई भी एक मेल सर्वर को क्या करना, स्पेसिफाई कर देना किसी डोमेन के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए ये मेल सर्वर काम करेगा। इस तरह से होता है MX रिकॉर्ड। उसके बाद आता है NS रिकॉर्ड। तो ये होता है स्पेसिफाई द ऑथोरेटिव यानी कि ऑफिशियल नेम सर्वर फॉर अ डोमेन, यानी कि नेम स्पेस का नाम हुआ नेम स्पेस। तो ये क्या करता है कि स्पेसिफाई कर देता है कि नेम सर्वर फॉर अ डोमेन, यानी कि एग्जैक्ट क्या स्पेसिफाई करना है, बता देना कि इस डोमेन के लिए इस नेम सर्वर क्या है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये होता है। ये सब रिसोर्स का टाइप है, आप इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 लिख दोगे रिसोर्स रिकॉर्ड के एक्सप्लेनेशन में कि भाई ये तो भाई DNS डेटाबेस होता है जिसमें हम लोग का इन्फॉर्मेशन रहता है डोमेन नेम का और उसका IP एड्रेस का, और इसमें भी कुछ टाइप होते हैं जैसे ए हो गया, ए हो गया, ऐसा करके 2-3 लिख दिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रिसोर्स। उसके बाद है नेम सर्वर, है ना। देखिए यहाँ पे पूछा था ना कि नेम सर्वर क्या आता है, तो वो क्या आता है, तो चलिए देखते हैं। नेम सर्वर तो ये होता है सर्वर्स दैट स्टोर DNS रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू DNS क्वेरीज। तो नेम सर्वर क्या होता है कि एक तरह का सर्वर होता है जो कि हम लोग का DNS रिकॉर्ड रखता है, जो रिकॉर्ड है वो तो रखेगा ही, और जो भी DNS क्वेरी आता है वो हम लोग का नेम सर्वर ही रिस्पॉन्स करता है। यानी कि जो भी हम लोग क्वेरी करते हैं ना DNS से कि ये एड्रेस कहाँ है, ये वाला कहाँ है, तो वो सब हम लोग को नेम सर्वर ही रिस्पॉन्स करता है। तो इसका देखिए इसका भी टाइप होता है ऑथोरेटिव नेम सर्वर और आता है रिकर्सिव नेम सर्वर। तो देखिए ऑथोरेटिव नेम सर्वर में होता है प्रोवाइड्स एंड आंसर टू क्वेरीज अबाउट डोमेन विद इन देयर जोन। ठीक है, तो इसमें ऑथोरेटिव में क्या होता है नेम सर्वर में कि जो भी क्वेरी आया है कि भाई मेरे को ये वाला चाहिए, www.youtube.com का मेरे को चाहिए IP एड्रेस, तो वो क्या करेगा ऑथोरेटिव में क्या करेगा ना, वो जो भी क्वेरी आया है उसका आंसर ढूंढेगा लेकिन एक पर्टिकुलर जोन में, विद इन देयर जोन। ठीक है, अब इसका जो भी जोन होगा, मान लीजिए .com है तो .com में ही ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ING वाला पूछ रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ORG वाला पूछ रहा हूँ, ठीक है, .org वाला, तो ऑथोरिटी में क्या होता है कि अगर वो इसमें चला गया है .com में तो .com में ही ढूंढेगा, जो कि उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं ना वो। तो ऑथोरिटी में होता है कि उसका जोन फिक्स रहता है। उसका आता है रिकर्सिव नेम स्पेस सर्वर। तो ये क्या करता है फॉरवर्ड क्वेरीज टू अदर नेम सर्वर इफ़ दे डोंट हैव द आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये भी ढूंढता है अब एक जोन में आए, पर अगर इसको नहीं मिलता है आंसर तो ये अपना दूसरे सर्वर में भी भेज देता है नेम को कि भाई मेरे को नहीं मिला, तुम देख तो तुम्हारे पास है क्या। तो ये होता है रिकर्सिव नेम सर्वर। ठीक है, उसके बाद आता है रूट नेम सर्वर। तो इसमें क्या होता है हैंडल क्वेरीज फॉर द रूट ऑफ द DNS हायरार्की एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द TLD नेम सर्वर। ठीक है, तो ये आता है रूट नेम सर्वर। ये क्या करता है, वही क्वेरी को हैंडल करेगा DNS एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट TLD नेम सर्वर। तो रूट नेम सर्वर क्या करता है कि रूट मतलब TLD बताता है, यानी कि ये किस इसका है, टाइप का है, समझे। TLD मतलब समझ रहे हो, टॉप लेवल डेवन, यानी कि ये .com का है, .org का है, .net का है। ये काम क्या करता है हम लोगों का रूट नेम सर्वर ही करता है, समझे। तो नेम सर्वर के अंदर ही आता है रूट नेम सर्वर, मतलब बताना कि अच्छा तुम इस TLD में जा, .com में जा, ये का रूट नेम सर्वर का है, समझे। तो इस तरह से हम लोग का पूरा हो गया DNS का टर्म, नेम स्पेस क्या हो गया, रिसोर्स क्या हो गया, नेम सर्वर क्या हो गया। उसका देखिए मैसेज फॉर्मेट क्या होता है वो भी देखते हैं। तो देखिए DNS मैसेज फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आता है हेडर। ठीक है, हेडर में भी दो चीज़ होता है, ID और फ्लैग। तो ID क्या होता है आइडेंटिफिकेशन फील्ड टू मैच क्वेरीज विथ रिस्पॉन्स। ये क्या होता है एक तरह से जैसे ID तो नाम आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, फील्ड होता है जिसमें हम लोग का मैच करने के लिए कि क्वेरी का रिस्पॉन्स से, यानी कि इस क्वेरी का रिस्पॉन्स ये है तो क्वेरी का भी ID वही होगा, रिस्पॉन्स का भी वही होगा, और उन दोनों को मैच करेंगे। इस तरह से हेडर हो गया। उसके बाद आता है फ्लैग, कंटेन बिट्स दैट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्वेरी, स्टैंडर्ड इन्वर्स एंड रिस्पॉन्स, सॉरी स्टैंडर्ड इन्वर्स एंड रिस्पॉन्स। तो फ्लैग मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कंटेन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्वेरी, यानी कि ये किस टाइप का क्वेरी है। फॉर एग्जांपल पहली बार भेज रहा है तो फ्लैग 0 रहेगा। ठीक है, मान लीजिए उससे रिस्पॉन्स आ गया है तो रिस्पॉन्स उस फ्लैग को 1 कर देगा कि अच्छा ये वाला तो रिस्पॉन्स हो गया है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह से फ्लैग 2 भी हो सकता है कि नहीं भाई मेरे को वापस से चाहिए, है ना, उस तरह से रिस्पॉन्स चाहिए। इस तरह से हम लोग का फ्लैग सेट होता है। ठीक है, कि अगर नहीं है तो फ्लैग पहले अभी तक जवाब नहीं मिला है तो फ्लैग उसका अलग सेट है,
जवाब मिलने के बाद उसका फ्लैग दूसरा हो गया है, मतलब 1 कर दिया है, 0 है तो 1 हो गया है। फिर मान लीजिए उसको वापस से कोई डाउट आ गया है तो शायद उस 1 को 2 कर दे। इस तरह से फ्लैग हम लोग का सेट होता है, ठीक है। तो ये सब होता है हेडर के अंदर। फिर आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट, डीएनएस का मैसेज फॉर्मेट। पहले तो हो गया हेडर, उसमें भी सबसे पहले आ गया आईडी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आईडी तो जानते हो मेन चीज़ है भाई, जैसे आपका भी आईडी कार्ड है, मेरा भी आईडी कार्ड है ना, वो सब का। तो ये हो गया आईडी। उसके बाद आएगा क्वेश्चन, कंटेन द डोमेन नेम बीइंग क्वेरीड, द क्वेरी टाइप एग्जाम्पल ए या ये एंड द क्वेरी क्लास यूजली इन फॉर इंटरनेट। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन, यानी कि कंटेन द डोमेन नेम बीइंग क्वेरीड, यानी कि वही डोमेन नेम को रखता है, वही मेरे को ये वाला डोमेन नेम चाहिए, ठीक है। तो वो होता है क्वेश्चन में। और उसका क्वेरी टाइप, जैसे कि वो कौन सा है, .com है, मतलब ए है या 4A है या MX है। और उसके बाद क्वेरी क्लास, जैसे कि IN फॉर इंटरनेट, ये नॉर्मली IN ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन कि भाई जैसे अभी हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल youtube.com, तो वही हो गया, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं youtube.com का बताओ IP, समझे। तो वो हो गया। उसके बाद आता है आंसर, कंटेन रिसोर्स रिकॉर्ड दैट आंसर द क्वेरी। फिर वहाँ से सर्वर से हम लोग को आंसर आता है जिसमें हम लोग का रिसोर्स रिकॉर्ड रहता है, जो कि हम लोग को आंसर देगा, समझे। रिसोर्स रिकॉर्ड मतलब क्या, यही ए का अपना रिसोर्स रिकॉर्ड आया है ना, जो हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, डेटाबेस एक तरह से। तो वो हम लोग को आंसर के मिला। फिर आएगा ऑथोरिटी, कंटेन्स रिसोर्स रिकॉर्ड पॉइंटिंग टू द ऑथोरेटिव नेम सर्वर, ठीक है। उसके बाद आएगा रिसोर्स रिकॉर्ड जो मिला है वो हम लोगों को एक नेम सर्वर पे भेजेगा कि अच्छा तेरा .com है, तेरा ये है वो है। उस तरह से हम लोग को नेम सर्वर पे भेजेगा जो भी हम लोग का जो हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका। उसका आएगा एडिशनल में, कंटेन एडिशनल रिसोर्स रिकॉर्ड दैट हेल्प इन रिसॉल्विंग द क्वेरी। ये होता है एडिशनल। मान लीजिए अगर आप फिर भी नहीं मिला है तो अलग अलग तरीका से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन पूछा .com, फिर उसने हम लोग को रिसोर्स रिकॉर्ड में भेजा, अच्छा यहाँ पे तेरा आंसर जा ले ले। और फिर वहाँ जाके हम लोगों ने अपना जो भी IP एड्रेस है वो हम लोग को मिल गया कि अच्छा ये है तेरा IP एड्रेस, ले ले। तो इस तरह से हम लोग का मैसेज फॉर्मेट होता है DNS का, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब देखिए हम लोग 4 का B नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कन्फिगर अ सांबा सर्वर, अज्यूम सर्वर IP एड्रेस इज दिस एंड द सर्वर मशीन नेम इज PCA, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को बोल रहा है सांबा सर्वर को कैसे कन्फिगर करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये दिखने से आपको पता ही चल रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, सांबा सर्वर के बारे में पूछता है, लेकिन ये कन्फिगर करने के लिए कि भाई एक IP एड्रेस दिए है इसको कन्फिगर करो, ये थोड़ा कभी कभी आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फिर भी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इंस्टॉल सांबा। अभी ये सांबा एक तरह का सर्वर ही होता है, ठीक है। तो सांबा क्या होता है, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे मान लीजिए आप में सांबा नहीं हो तो एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं ना कि पहली बार कर रहे हो, तो ओपन अ टर्मिनल एंड अपडेट योर पैकेज लिस्ट। ये सब क्या काम लिनक्स में होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे और हम लोग अपना जो पैकेट लिस्ट है उसको अपडेट करेंगे। उसका कमांड क्या है, तो ये sudo apt अपडेट, ठीक है। अब इसको एकदम रैंडमली मतलब ये समझते जाइए, ये सब स्टेप्स है फॉलो करने हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल द सांबा पैकेज। क्या उसके लिए क्या करना होगा, sudo apt इंस्टॉल सांबा, ये वाला हम लोग लिखेंगे, कमांड देंगे तो हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। पहले हम लोग जो भी हम लोग को पैकेज लिस्ट है उसको एक बार अपडेट कर लेते हैं कि सब कुछ अपडेटेड है कि नहीं। उसके बाद हम लोग अपना सांबा पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद देखिए कन्फिगर सांबा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, क्रिएट अ डायरेक्टरी टू शेयर। अब हम लोग को सांबा में कुछ शेयर करना है ना, तो पहले एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। डायरेक्टरी मतलब फाइल समझिए। तो पहले एक डायरेक्टरी बनाओ, तो sudo mkdir, ठीक है, mkdir p/home/samba share, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना जो कन्फिगर शेयर करने वाले हैं उसको हम लोग कन्फिगर करेंगे, ठीक है, डायरेक्टरी बनाएंगे। उसके बाद देखिए ओपन द सांबा कन्फिगर फाइल। उसके लिए क्या करेंगे, sudo nano/etc/samba/smb.conf। ये सब पूरे स्टेप्स है, याद मतलब देखते जाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग कन्फिगर फाइल को अपना ओपन किए यहाँ से। उसके बाद करेंगे स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द फाइल एंड ऐड द फॉलोइंग कन्फिगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब कन्फिगरेशन को ऐड कर देंगे। जैसे पाथ में सेट कर देंगे /home/samba share, ठीक है। कन्फिगर करना चाहते हैं ना सांबा शेयर को, हम लोग पाथ में डालेंगे, अवेलेबल में यस कर देंगे, वैलिड यूज़र में /samba कर देंगे, ठीक है। रीड ओनली, तो ये सब सेट कर सकते हैं यस नो में, तो नोट कर देंगे, नहीं रीड नहीं करना, राइट भी करना है इस पर, इसलिए पहले रो। ब्राउजेबल यस, हाँ। पब्लिक तो यस, राइटेबल तो यस, ये सब हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद बस सेव एंड क्लोज द फाइल, यानी कि पहले Ctrl+X करेंगे, देन Y, देन एंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो कन्फिगर सांबा है वो कर दिया, यानी कि हम लोगों ने एक डायरेक्टरी बना दिया,
उसमें फ़ाइल क्रिएट कर दिया, उस फाइल को एकदम बढ़िया से सब कुछ दे दिया कि हाँ भाई ये फ़ाइल का नाम ये है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसका नाम ये है, इसमें लिख सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं, पब्लिक है, ये राइटेबल है, सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सांबा को बना दिया। अब देखिए क्रिएट सांबा यूज़र। अब हम लोगों ने सांबा एक सर्वर बनाया है बस, अब उसके अंदर यूज़र भी बना सकते हैं अगर चाहो तो। ठीक है, तो फिर भी एक यूज़र तो बनाना ही होगा ना उसको यूज़ करने के लिए। तो क्रिएट अ सांबा यूज़र एंड सेट अ पासवर्ड। तो इसके लिए हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे, sudo SMBPASSWD यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम की जगह पे कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं, अपना कुछ भी दे दीजिए, राहुल कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों ने सांबा यूज़र बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए रीस्टार्ट सांबा सर्विस। उसके बाद क्या करो, रीस्टार्ट द सांबा सर्विस एंड टू अप्लाई द चेंजेस। एक बार फिर से हम लोग सांबा सर्विस को रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि सारा जो हम लोगों ने काम किया है वो सेव हो जाए और फिर से हम लोग यूज़ कर पाए। तो उसके लिए कमांड क्या है, sudo systemctl restart smbd, sudo system ctl restart nmbd। ठीक है, ये है SMBD और ये है NMBD। तो ये दोनों हम लोग का कमांड है, ये हम लोग करेंगे, इससे हम लोग का क्या होगा, सर्विस जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अलाउ सांबा थ्रू फायरवॉल। ये ऑप्शनल चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए आपके में कोई फायरवॉल है और फायरवॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है ना। तो मान लीजिए फायरवॉल हम लोग को अलाउ नहीं कर रहा है कि तुम नहीं यूज़ कर सकते इस सांबा सर्वर को, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सांबा को अलाउ कर देंगे फायरवॉल के द्वारा। तो वही करेंगे sudo ufw अलाउ सांबा। तो इससे हम लोग फायरवॉल को बोल दिया कि भाई ये जो सांबा सर्वर है इसको अलाउ कर दो, हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसका देखिए टेस्ट सांबा कॉन्फ़िगरेशन। तो टेस्ट द सांबा कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी अदर्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, sudo test PRAM। ठीक है, तो इससे हम लोग का क्या कि अगर कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त कोई एरर आ गया तो उससे हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद वेरीफाई सांबा इज़ रनिंग। अब मान लीजिए कोई एरर नहीं है तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि काम रन कर रहा है कि नहीं। तो sudo systemctl status SMBD। तो ये हम लोग करेंगे, तो इससे हम लोग को सांबा का स्टेटस पता चल जाएगा कि हाँ ये सही काम कर रहा है, सब कुछ सही है। अब एक्सेस करना है सांबा शेयर को, तो बस वही विंडोज़ में कैसे करेंगे, ओपन द फाइल एक्सप्लोरर एंड एंटर द फॉलोइंग एड्रेस इन द एड्रेस बार। यानी कि ये जो हम लोग को एड्रेस बार दिए ये करना है, एक्सेस करना है। तो हम लोग ये जो एड्रेस मिला है ना, यही है ना हम लोग का, देखो IP एड्रेस, ये डालेंगे मतलब डबल स्लैश फिर वो एड्रेस स्लैश शेयर्ड, ये करेंगे तो हम लोग सांबा शेयर को एक्सेस कर पाएंगे। और लिनक्स में यानी कि मैक वगैरह में यूज़ द SMB क्लाइंट कमांड टू कनेक्ट टू द शेयर। इसमें हम लोग लिनक्स वगैरह में क्या करेंगे, SMB क्लाइंट स्लैश ये वाला एड्रेस डालेंगे, स्लैश शेयर नेम स्लैश मतलब -u और यहाँ पे यूज़र नेम जो हम लोग दिए थे वो। तो ये करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सांबा शेयर को। ठीक है, तो इस तरह से होता है पूरा हम लोग का सांबा में कैसे शेयर करना होता है चीज़ों को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का भी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, आपने देख लिया, अच्छी बात है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला प्लेलिस्ट है ये पूरे PDF के फॉर्म में, यानी BCS 52 जून 24 का। तो मुझे जैसा मैंने बोला वो इंस्टा पे कर दीजिएगा मैसेज। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।